हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम। ठीक है, ये कूलाम के नियम क्या कहता है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है एवं यह किन पर लागू होता है, etc। इससे संबंधित कुछ नियम हम मतलब यही कूलाम के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, एवं इनके नियम की कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कूलाम के नियम क्या लिखेंगे। कूलाम लॉ। कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, तो यह नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम इस नियम के द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q, फिर यहाँ पर भी कोई चार्ज है Q और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, यहाँ पर Q1 आवेश मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 आवेश मान लेते हैं। तो इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा, यही कूलाम के नियम बताता है। ठीक है, कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के मध्य वह समानुपाती होगा Q1 चार्ज के इंटू Q2 चार्ज के, यानी Q1 चार्ज बढ़ेगा या Q2 चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, यानी दूरी के वर्ग के स्क्वायर के। ठीक है, और ये दोनों आवेश जो है Q1 Q2 ये दोनों रेस्ट पर रहना चाहिए। ठीक है, यह मूव नहीं करना चाहिए, तब इनके मध्य यह बल लगेगा। ठीक है, तो हम इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसे कूलाम के नियम कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि किसी दो बिंदु आवेश के मध्य बिंदु आवेश के मध्य किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य, यानी बिंदु जो है बिंदु आवेश वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, के मध्य लगने वाले बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसे कूलाम का नियम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक दे देते हैं कि कूलाम नियम। कूलाम का नियम यह बोलता है, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि यह स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले बल इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं एवं इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी समानुपाती कहने का मतलब ये है कि अगर इनके हम आवेश को बढ़ाते हैं तो इनके मध्य लगने वाले बल भी बढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आवेश को घटाते हैं तो इनके मध्य लगने वाले बल भी घटेंगे। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यानी उल्टा, यदि हम इन दोनों आवेश के मध्य को दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो उनके मध्य लगने वाले बल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यदि दूरी को घटाएंगे तो उनके मध्य लगने वाले बल क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम R को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और यदि R को घटाते हैं तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है,
और आवेश यहाँ पर Q1 और Q2 में किन्हीं एक को या दोनों को मान बढ़ाएंगे तब फोर्स का मान बढ़ेगा, और Q1 और Q2 के मान को अगर हम घटाएंगे तो फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा। तो अब इसे मैथमेटिकली रूप में F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, इन्हीं को दोनों को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसको समानुपाती में लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ समझ में आया कि Q1 Q2 के समानुपाती और R के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक हमें नियतांक लगाना होता है, ठीक है। नियतांक लगाना नहीं होता है, नियतांक को ऑलरेडी दिया रहता है। तो यहाँ समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, K लगेगा, K Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। यानी अब ये K जो है ये क्या है, नियतांक है, नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक भी बोलते हैं, कूलाम का नियतांक। इसे K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है। और यही जो होता है यह 9 गुने 10 के पावर 9 के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी K के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इन सब के स्थान पर हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमें आसानी हो। 5 माइक्रो कूलाम Q2 दिया होगा, 2 माइक्रो कूलाम, PT से उनके मध्य का दूरी दिया होगा 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ऐसे। तो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला लगाकर और K के स्थान पर ये मान रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ही ले लिए ये, तो इनको फॉर्मूला लगा देंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ Q1 के मान रख देंगे, Q2 के मान रख देंगे एवं R के मान रख देंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम दूरी को हम क्या रखते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं, और आवेश को क्या करते हैं, कूलाम में कर लेते हैं। तो माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 के पावर 6 से गुना, यानी Q1 का मान हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर -6, ठीक है। और Q2 का मान हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -6 कूलाम, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10/100 यानी 1/10 यानी 0.1 मीटर, ठीक है। इन्हें सभी को हम SI पद्धति में कर लिए। तो अब इनको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम F बराबर K के स्थान पर 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है, और गुने में 5 गुने 10 के पावर -6 गुने में 2 गुने 10 के पावर -6, यहाँ 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 गुने 5 9 5 45, 45 गुना कितना हो जाएगा 90 गुने 10 के पावर 9, यहाँ -6 यानी -12, 10 के पावर 9 माइनस में 12, अब बाटा में यहाँ 1/10 लिखेंगे तो यानी 2 बार लिखेंगे 1/10 गुने 1/10 यानी 1/100। अब 1/100 यानी 10 के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ 10 के पावर -2 के स्क्वायर जब करेंगे तो हमें 10 के पावर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ले चलते हैं इसको 9 गुने 10 के पावर, यहाँ एक और प्लस बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ एक 0 हम हटा रहे हैं। तो 9 में से 12 गया -3 और +1 यानी -2, ठीक है। और यहाँ -4 होगा तो प्लस में जाएगा यहाँ ऊपर 4 और बटे में कितना, कुछ भी नहीं, 1 लिख सकते हैं। तो यानी 9 गुने 10 के पावर 2 यानी 900 न्यूटन, ठीक है। इतना इन दोनों आवेश के मध्य फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि Q1 के मान को हम 2 माइक्रो कूलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो, या Q2 के मान को हम घटा दिए तो यहाँ पर ये वेरिएशन करके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, केवल याद रखना है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ K के मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 9 गुने 10 के पावर 9 का स्क्वायर, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी बीमा
पूछी जा सकती है, ठीक है। ये फेमस है, इनकी बीमा डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा वो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको 11th में पढ़े होंगे, लेकिन चलिए हम निकाल ही देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन क्या, बल का मात्रक है, बल का मात्रक, तो बल की बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर टी के पावर -2, और मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, और कूलम c स्क्वायर यानी कूलम के स्क्वायर, तो कूलम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, जो फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं। तो एम्पियर के लिए a लिख देंगे, सेकेंड के लिए t लिख देंगे, यानी AT का होल स्क्वायर। अब बस इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें इसकी बीमा मिल जाएगी, ठीक है। एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो L 3 t के पावर -2, और एक यहाँ जाएगा -2, और a के पावर में -2, यानी ml³ t के पावर -4 a के पावर -2, इसकी बीमा हो गई। जरा एक बार अपने से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता। अब इसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इनके मात्रक के विपरीत होता है। तो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछा जाए तो केवल इनका विपरीत कर दीजिए। m के पावर 1 है तो यहाँ कर दीजिए m के पावर -1, l के पावर q है तो l के पावर -q, और t के पावर -4 है तो t के पावर +4, और a के पावर -2 है तो a के पावर 2, और यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अगर इनमें कोई माध्यम डाल दिया जाए तो वह f/न्यू जो होगा वह f/k के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई माध्यम डाल दिया जाए तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ एक k को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कूलम का नियम और यहाँ न्यूमेरिकल, यहाँ मात्रक, यहाँ बीमा और विद्युतशीलता हम इसके निकाल दिए, एवं आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इन कूलम के नियम की कुछ सीमाएं होती है कि यह कहाँ लागू होते हैं, ठीक है। तो इनकी सीमा, इस नियम की, कूलम नियम की सीमा, कूलम नियम की सीमाएं, ठीक है। कूलम नियम की सीमाएं यह 1 नंबर, यह स्थिर आवेश के लिए ही लागू होती है। यह स्थिर आवेश के लिए ही यह नियम लागू होता है। जैसे हम पहले ही यहाँ पर लिख दिए कि रेस्ट आवेश है ये, यह जब आवेश चल रहा है तब हम इनके मध्य बल को इस नियम द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। यह तभी वैलिड है जब आवेश स्थिर हो, ठीक है। तो यहाँ यह स्थिर आवेश के लिए लागू होते हैं। यह एक प्रायोगिक नियम है। क्या है? प्रायोगिक नियम है। यह खास तौर पर ही लागू होते हैं। यह एक सार्वजनिक नियम नहीं है। सार्वजनिक नियम मतलब यह आवेश कहीं भी चलता होगा इधर उधर, तो हम बोलते हैं कि यह सार्वजनिक नियम है। लेकिन यह तो केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, तो इसे हम सार्वजनिक नियम नहीं कहेंगे, यानी यह सार्वजनिक नहीं है। यह सार्वजनिक नियम नहीं है। यह 10 के पावर -15 मीटर से अगर कम दूरी हो तो अपनी क्षमता क्या होता है? खो देता है। यह बल 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर ये अपनी क्षमता क्या करता है? खो देता है। और इनके और एक कौन से है, और ये न्यूटन के तृतीय गति नियम के पालन करता है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी इनके क्या हो गए? कूलम नियम की सीमाएं हो गई, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या देखते हैं, अब कूलम नियम में और कुछ बच रहा है नहीं ना, तो यहाँ पर हम कूलम नियम
बता दिए एवं उनकी सीमाएं भी बता दिए। और यहाँ पर बीमा याद रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे भी आसान लगता है वैसे ही आप रखें। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक टॉपिक है आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देख लेते हैं कि हम क्या पढ़े कूलाम के नियम में। तो हम क्या करें, कूलाम की परिभाषा पढ़े, कूलाम नियम की कि क्या है, या कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे हम बोलते हैं कूलाम के नियम। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम इसी से निकाले कि F बराबर, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कूलाम के नियतांक भी बोलते हैं, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इक्वल टू होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है। और विद्युतशीलता, यदि हम जो ये बल है, अगर किसी माध्यम में बल निकालें, ठीक है, तो वहाँ K से डिवाइड हो जाएगा, यानी K जो क्या है वो माध्यम है, यानी उतने बल लगेंगे और उनके माध्यम में की जो एथी होगी K का मान वहाँ हम रख देंगे, तो क्या निकलेगा, उस माध्यम में भी बल निकल जाएगा। ठीक है, अब इनकी बीमा हम निकालें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर से। ठीक है, और एक एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैराड प्रति मीटर भी इसे हम लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मात्रक क्या है, रिवर्स है, यानी जो K का मात्रक है वही एप्सिलॉन नॉट का उल्टा मात्रक है। ठीक है, वैसे आप बीमा जब निकालेंगे, एक का बीमा निकाल लीजिएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक बीमा में जो प्लस होगा उसको माइनस रख दीजिएगा, और जो माइनस होगा उसको प्लस रख दीजिएगा, तो दोनों का बीमा इजीली निकल जाएगा। अगर एक बीमा निकाल लिए तो दूसरा बीमा आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या पर है, कूलाम बल की सीमाएं। तो बताएं, यह स्थिर आवेशों के मध्य लागू होता है। यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी यह हर एक जगह लागू नहीं होता है, इसलिए यह सार्वजनिक नियम नहीं है। क्योंकि ये खास तौर स्थिर आवेश के लिए लागू होते हैं, तो इसलिए ये प्रायोगिक नियम है। ठीक है, और यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर, यानी 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻+ 15 मीटर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, 10⁻+ 15 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, और 10⁻⁻15 मीटर यानी जो यहाँ पे थी नैनो, पिको ऐसे पढ़ते हैं, उनमें के हम बोल रहे हैं। ठीक है, उससे कम दूरी पर ये लागू नहीं होती है। ये अपना समंजन, ये अपना खो देता है अपना क्षमता उससे कम दूरी के लिए। ठीक है, और ये एक न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ठीक है, और यदि दोनों आवेश अगर सेम हो, यह हम पहले लेक्चर में ही बता दिए हैं कि अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और दोनों आवेश एगो माइनस माइनस होंगे तभी प्रतिकर्षण होगा। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब क्या होगा, उनके मध्य आकर्षण होगा, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यह जो बल होगा यह परिमाण में बराबर ही होगा। ठीक है, अगर आप दोनों आवेश एक ही मध्य है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, और दोनों आवेश विपरीत है तो उनके मध्य आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आवेश के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम प्लस प्लस लिख दिए, प्लस प्लस लिख दिए, तो आप कितना चार्ज है तो आप 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम ऐसे करके बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर लंबाई पर या सरफेस एरिया पर हम चार्ज कुछ ऐसे लिख दें तो आप कैसे बताएंगे कि ये कितना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी चार्जों का आवेश का वितरण। ठीक है, आवेश का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक नंबर होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, जिसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक लंबाई के तार ले लिए, ठीक है। अब इस पर हम क्या करें, प्लस चार्ज दे दिए, ठीक है। तो इस पर कितना प्लस चार्ज है, तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, एंड जितना चार्ज है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि एल है, तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, ठीक है। इसे परिभाषित करने के लिए इजीली बोल सकते हैं कि किसी लंबाई पर उपस्थित चार्ज उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा उसकी रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसी तरह दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यह होता है क्यू बाई ए, ठीक है। इसे किसे डिनोट करते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी किसी क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसका आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। और एक तीसरा होता है आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यह होता है, इसे रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर क्यू अपन भी, यानी किसी आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसका आवेश घनत्व कहलाती है। सरफेस आवेश घनत्व, जैसे मान लीजिए कि यह कोई सरफेस है जिसकी कोई एरिया ए है, इन पर कोई प्लस आवेश इस प्रकार से वितरित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा बराबर क्यू अपन है, जितना चार्ज है और इसकी जितना एरिया है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। और यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ क्यू बराबर आप लेमडा एल भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ये जरूरी होता है कि चार्ज लंबाई पर है तो आपको आवेश पता नहीं होता है, तो आप आवेश कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर क्यू बराबर लेमडा एल लिख देंगे। और कहीं कहीं आप क्यू बराबर सिग्मा ए भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे किसी एरिया पर चार्ज विस्तृत है तो आपको कितना चार्ज है तो वो आप यहाँ से निकाल देंगे। और इसी तरह से क्यू बराबर रो इंटू भी आप लिख सकते हैं चार्ज निकालने के लिए, अगर किसी आयतन पर आवेश कोई दिया हो तो, ठीक है। आयतनिक आवेश घनत्व, ठीक है। तो अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं और बीमा भी देख लेते हैं। तो आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलाम। और लंबाई के लिए हम मीटर लिखते हैं, कूलाम पर मीटर। और क्षेत्रफल के लिए हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कूलाम, और यहाँ वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। यानी अब इनकी बीमा हम क्या लिखेंगे, कूलाम की बीमा क्या होती है 80, और यहाँ एल के पावर -1 लिख देंगे क्योंकि मीटर है। और यहाँ लिख देंगे AT एल के पावर -2, यहाँ लिख देंगे AT एल के पावर -3। तो आपको अब आवेश का वितरण समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आवेश किस तरह से वितरित होता है। तो वहाँ कौन फॉर्मूला लगता है, किस प्रकार हम आवेश निकालेंगे, कि किस प्रकार हम रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे, किस प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे एवं किस प्रकार आयतनिक घनत्व निकालेंगे, ठीक है। और इनका मात्रक क्या होगा एवं उनकी बीमा क्या होगी, सभी आसानी से आप समझ गए। क्यू बाई एल, सिग्मा बराबर क्यू बाई एल और रो बराबर क्यू बाई भी। अब यहाँ आपको मात्रक अपने से लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यू। अब इनकी बीमा भी आप आराम से लिख सकते हैं AT एल के पावर -1, AT एल के पावर -2 और यहाँ AT एल के पावर -3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें का, ठीक है। और यहाँ आपको क्यू बराबर आप लेमडा एल याद रख लीजिएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए याद रख लीजिएगा एवं क्यू बराबर रो भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको
जब रैंडम किसी लंबाई पर यानी किसी लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालना होगा कि आवेश कितना है, तो लेमडा इंटू एल कर दीजिएगा तो आपको आवेश मिल जाएगा। ठीक है, एवं सिग्मा इंटू ए क्यू बराबर रो इंटू भी, ऐसे ये लंबाई के लिए, ये क्षेत्रफल के लिए एवं ये आयतन के लिए। ठीक है, अब पहले क्या पढ़े, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 का मान आप एसआई पद्धति में ही ऐसी कीजिएगा कि कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, हालांकि कभी आपको माइक्रोमीटर में दिया हुआ, नैनोमीटर में दिया हुआ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आंसर उस व्यू से दिया हो माइक्रो न्यूटन या नैनो न्यूटन, तो आप उस समय, नहीं तो आप एसआई में कन्वर्ट करके आप हल कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर के का मान एक और होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। ठीक है, अब फोर्स, यह फोर्स आपको आकर्षण बल भी हो जाएगा एवं प्रतिकर्षण बल भी हो जाएगा। अगर आवेश क्या है, आवेश विपरीत है और आवेश अगर सेम है तो। ठीक है, आपको याद रखना है ये, तो हम इनके नियम की सीमा हम बताएं कि क्या है। स्थिर आवेश के मध्य लगेगा बल, और यह एक प्रायोगिक नियम है, प्रायोगिक नियम है, और तीसरा यह सार्वजनिक नियम नहीं है। ठीक है, और यूटीसी हम बताएं कि यह न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करता है, और ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर अपनी क्षमता खो देता है बल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को कूलाम नियम एवं आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का वितरण समझ में आ गया होगा, एवं उनके फॉर्मूले एवं उनके कॉन्सेप्ट, और आपको कुल मिलाकर याद रखना है ये सब। बाकी ये सब आप परिभाषा लिखने के लिए लिख सकते हैं। हाँ, इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसी तरह से क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, एवं आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतनिक आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, कुछ पदार्थों के विद्युतशीलता आपको याद रखना चाहिए, जैसे हवा, निर्वात, धातु एवं जल के। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि आपको धातु विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या है, किसी माध्यम को अपने आप में ध्रुवित होने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है। ठीक है, निर्वात की 1.0059। हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, हवा की होती है 1, और धातु की विद्युतशीलता कितनी होती है, इनफाइनाइट, एवं जल की विद्युतशीलता 80 या 81 होती है। ठीक है, तो आपको विद्युतशीलता 1, 2, 3, 4 को ऐसे आपको रिमेम्बर रखना है, इसकी जरूरत कभी पड़ सकती है। ठीक है, और विद्युतशीलता तो आपको बता ही दिए कि किसी आवेश को, इसमें भी एक होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो चलिए शीलता है, आप करेंगे सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, सबसे पहले विद्युतशीलता को आपको परिभाषित, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक एक ही है, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब चलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, रिलेटिविटी, परमिबिलिटी। ठीक है, यानी यह है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और बाटा निर्वात की विद्युतशीलता
के अनुपात को हम सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन आर। यानी आपको याद रखना है केवल ये एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है, और किसी माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एम माध्यम में, और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी होगी यानी तो निर्वात की विद्युतशीलता प्लस में सापेक्ष विद्युतशीलता को गुणनफल कर दीजिएगा तो आपको सापेक्ष विद्युतशीलता मिल गया। और केवल विद्युतशीलता आपको यहाँ पर बता ही दिए कि ऐसे याद रखना है, और ये कुल मिलाकर ये फॉर्मूला आप ज़्यादा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि ये विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा लिखे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, लिख बड़ा बड़ा किया कैमरा में बड़ा बड़ा आएगा, नहीं तो छोटा छोटा लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा उतना। ठीक है, तो आपको विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता को एक बार और हम ऐसे बोल कर बता दे रहे हैं ताकि यहाँ पर लिखे तो साफ साफ उतना ज़्यादा नहीं लिखा है, सब एक में लिख दिए हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, तो विद्युतशीलता क्या है, तो किसी माध्यम को अपने आप में ध्रुवित होने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। और सापेक्ष विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता और बटे में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता।